हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इस वीडियो में ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब और फ्लो नेट के बारे में सीखना है। तो देखिए, ओरिफिस मीटर का एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये देखिए पूरा। इधर पाइप है, इसके बाद भी पाइप है और ये एक ओरिफिस मीटर ऐसे आपको दिख रहा है। इसी चीज़ को अगर आप ऐसे सामने से देखने, देखिए ये पाइप दिखेगा और इस जगह इस सेक्शन को हम बना रहे हैं तो ये ऐसे है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये ऐसे फिल्ड है और सिर्फ ये जो बीच में आपको सर्कल दिख रहा है इसमें से फ्लो होगा। उसी चीज़ को जब आप एक्स डायरेक्शन की ओर करके देखेंगे तब आपको ये ऐसे दिखेगा। ये जो डाया होता है, इस समय जो डाया होता है, ये पाइप के डाया का डिवाइड बाय 2 लिया जाता है नियर अबाउट, अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो। अब चूंकि वेंचुरी मीटर में देखिए तो उसमें क्या था, डायवर्जन पार्ट था, कन्वर्जन पार्ट था, मतलब कि उसमें लॉसेस कम थे। इसमें क्या होता है, दोनों सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर दोनों ही सेम प्रिंसिपल और पिटोट ट्यूब भी तीनों ही बर्नौली थ्योरम पर ही काम करते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब ऐसे फ्लो, ये जो फ्लो ऐसे जा रहा है वो क्या होता है, पहले ऐसे कन्वर्ज होता है, फ्लो पे कन्वर्जन होता है, फिर ये ऐसे डायवर्जन होता है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर ये ओरिफिस मीटर लगा हुआ है वहाँ पर हमें मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं मिल रहा होता, क्योंकि फ्लो लाइंस देखिए आगे ऐसे मुड़ती हैं और कुछ दूर जाकर हमें मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलता है फ्लो के लिए। तो जहाँ पर मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलता है फ्लो के लिए, वहीं पर सेक्शन 2 को हम लोग मानते हैं। वेंचुरी मीटर में क्या होता है कि थ्रोट सेक्शन में हमें मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लो का मिल रहा होता है, इसलिए हम वहाँ पर सेक्शन 2 मानते थे। यहाँ पर हमें सेक्शन 2 मानना होगा जहाँ पर हमें मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन पार्ट, ठीक। तो सेक्शन 1 यहाँ पर है, सेक्शन 2 यहाँ पर है और इसके लिए भी अगर हमें ये भी क्यू, चूँकि क्यू के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो अगर क्यू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू A1 A2 रूट 2GH डिवाइड बाई रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, जिसमें से A1 क्या है, सेक्शन 1 पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A2 क्या है, सेक्शन 2 पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H क्या है, H है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में प्रेशर हेड में डिफरेंस, जो कि सेम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा जैसे वेंचुरी मीटर में कैलकुलेट होता था। अगर हमसे Q एक्चुअल पूछा जाता है तो Q एक्चुअल इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाई Q थ्योरेटिकल, जबकि CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस मीटर। अब अगर हम लोग ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर दोनों के कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को आपस में कंपेयर करें तो CD जो है वेंचुरी मीटर के लिए हमें ज़्यादा मिलता है और ओरिफिस मीटर के लिए CD का वैल्यू हमें कम मिलता है, क्योंकि लॉसेस इसमें ओरिफिस मीटर में ज़्यादा होते हैं, एब्रप्ट चेंजेस हैं, इसलिए लॉसेस ज़्यादा होते हैं और यही लॉसेस वेंचुरी मीटर में कम होते हैं। इसलिए CD ऑफ वेंचुरी मीटर इज ग्रेटर दैन CD ऑफ ओरिफिस मीटर, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आपको वेंचुरी मीटर में सिखाया गया सेम वही सारी चीज़ें इसमें भी एप्लीकेबल होती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाता है कि सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है बस, और लॉसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए CD का वैल्यू वेंचुरी मीटर के लिए हमें ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो है पिटोट ट्यूब। पिटोट होता है वेलोसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़। एक चीज़ और
अगर चूँकि आपको पता है कि CD का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CV का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर कहने का मतलब होता है, क्योंकि वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है, इसी तरह ओरिफिस मीटर में डिस्चार्ज के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया गया जाता है। तो अगर इन दोनों का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो मतलब आपसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा जा रहा है। और पिटोट ट्यूब चूँकि वेलोसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि पिटोट ट्यूब का कोफिशिएंट बताइए, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अगेन वही v एक्चुअल डिवाइड बाई v थ्योरेटिकल। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है या उससे कम होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू v एक्चुअल डिवाइड बाई v थ्योरेटिकल। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। पिटोट ट्यूब यूज़ किया जाता है वेलोसिटी डिटर्मिनेशन के लिए, बेस्ड होता है बर्नौली थ्योरम पे, और ये होता क्या है, सिंपल एक 90 डिग्री पे बेंड एक रॉड होता है, जिस पे क्या होता है, जिससे हम लोग वेलोसिटी का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। सेक्शन लेते हैं, एक सेक्शन थोड़ा दूर और एक सेक्शन जहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पर। तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी ना, वो सेक्शन 1 की वेलोसिटी मिलेगी हमें। फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सेक्शन 2 पर जैसे ही पहुंचेगा ये पिटोट ट्यूब स्टार्ट हो चुका होगा उस समय उस जगह पर, और उस जगह पर जैसे आगे जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी 0 और पूरी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो प्रेशर एनर्जी टोटल, और प्रेशर एनर्जी यहाँ पर कितना होगा, यानी प्रेशर हेड कितना होगा, वो यहाँ पर लगे हुए पिटोट ट्यूब से आपको पता चल जाएगा। तो सेक्शन 1 पर जो टोटल एनर्जी होगी वो वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड का समेशन होगी, और सेक्शन 2 पर जो एनर्जी होगी वो सिर्फ क्या होगा, प्रेशर हेड होगा। और प्रेशर हेड सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जो प्रेशर हेड है वो उन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे प्रेशर हेड का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, तो उससे हमें वेलोसिटी हेड मिल जाएगा। तो वेलोसिटी हेड इक्वल टू दोनों में जो प्रेशर हेड में जो डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह आप वेलोसिटी मिलेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगा पिटोट ट्यूब से, जो आपको v थ्योरेटिकल मिलेगा, पिटोट ट्यूब से जो आपको v थ्योरेटिकल मिलेगा वो क्या होगा, √2gh। और v एक्चुअल अगर हमें चाहिए तो v एक्चुअल इक्वल टू CV मल्टीप्लाइड बाई v थ्योरेटिकल। और ये CV का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम इनका वैल्यू प्रैक्टिकल से निकालते हैं, ठीक है। तो CV का वैल्यू हम लोग प्रैक्टिकल से निकालेंगे, यानी ये डेटा आपको गिवन ही होगा। अगर क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ये डेटा आपको गिवन ही होगा, और किसी भी जगह पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो CV मल्टीप्लाइड बाई v थ्योरेटिकल, v थ्योरेटिकल इक्वल टू √2gh। मतलब कि v एक्चुअल निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 डेटा चाहिए, एक तो CV गिवन होना चाहिए, एक h गिवन होना चाहिए। और h के लिए अभी भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड -1, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल से। इसमें फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो of an oil through a pipe when the difference of mercury level in differential U-tube manometer connected to the two tappings of the pitot tube is 100 mm. Take coefficient of pitot tube 0.98 and specific gravity equal to 0.8। तो देखिए क्या क्या डेटा गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का गिवन है, और जो दूसरा लिक्विड है वो है मरकरी। तो मरकरी ऑब्वियसली हैवी लिक्विड है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका है 13.6, और जो लाइट लिक्विड है स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। दोनों का जो डिफरेंस गिवन है वो गिवन है 100 mm। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो चूंकि हमें डिफरेंस पता है, दोनों स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके h का वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 डिवाइड बाई 0.8 -1।
सॉल्व करने पर वैल्यू आया 1.6 मीटर ऑफ ऑयल, और CV का वैल्यू गिवन है 0.98, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगा CV मल्टीप्लाइड बाई √2GH, वैल्यूज़ रखा और हमें मिला क्या 5.49 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी का डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हमने निकाला। अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे बोला जाता है कि शार्प एड्ज है, शार्प एड्ज है, तो इस केस के लिए जो CD का वैल्यू होता है वो होता है 0.98। शार्प एड्ज के लिए 0.98 होता है CD का वैल्यू। तो अगर कहीं पर नहीं गिवन है CD का वैल्यू और आपसे ये बोला गया है कि शार्प एड्ज है, तो बताइए CD का वैल्यू क्या होगा। तो 0.98 वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों को ये जानना है फ्री लिक्विड जेट। फ्री लिक्विड जेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है। उसमें क्या है कि ये वैसे ये किस जगह से आपको ये मतलब इसका प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है। इसका प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ये है, देखिए जब आप जिससे हम लोग गार्डनिंग करते हैं वो पाइप लेते हैं और उस पाइप को सिंपली किसी भी एंगल पे टिल्ट कर देंगे तो वाटर का एक पार्टिकल पे ध्यान दीजिए। तो एक पार्टिकल का जो पाथ बनता है वो देखिए, वो पाथ कुछ ऐसा बनता है, एक पैराबोलिक फॉर्म बनेगा। तो ये जो पाथ, एक पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है वो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ। ये एक पैराबोलिक पाथ होता है और ये जो पाथ होता है, ये जैसे ही वाटर यहाँ से इस नोज़ल से निकलेगा उस जगह पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u होती है। अब ये जो u वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर है। ये थीटा एंगल पर है, तो किसी एक सेक्शन पर अगर हम लोग कोई एक सेक्शन लें जो कि किसी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है मान लीजिए, तो इसी जगह पर y डिस्टेंस, इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x। इस जगह पर जब हम लोग वेलोसिटी कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे तो इसे हम लोग मानते हैं स्मॉल u और स्मॉल v। ये जो है ये इसका ये जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कहलाता है। तो इस मैक्सिमम हाइट, ये आपका ये है मैक्सिमम हाइट और ये है इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। इस हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है इसे बोलते हैं टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। ये होता है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। एक पार्टिकल जितने टाइम में हवा में रहता है, यानी इस जगह से लेकर इस जगह तक पहुंचने पर उसको जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अब देखिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उन सभी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये देखिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द जेट हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, जिसमें से u क्या है, जिस वेलोसिटी से, u वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल नोजल से निकला है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ नोजल है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितने टाइम तक जो पार्टिकल है वो हवा में रहता है उसके लिए फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं t स्टार से, और वो होता है t बाई 2, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ जेट कैसे निकालेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और मैक्सिमम रेंज, ये देखिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। ये हॉरिजॉन्टल सबसे ज़्यादा कब होगी,
जब ये साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगा यानी 1 होगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। यानी जब यहाँ पर एंगल 45 डिग्री होगा तभी ये सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। और इस 45 डिग्री थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर रखने पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम मिलेगी वो क्या मिलेगी, u²/g मिलेगी। तो इससे क्वेश्चंस कुछ इस तरह पूछे जा सकते हैं कि आपको u बता दिया जाएगा और आपको ये सारे एलिमेंट निकालने को पूछा जा सकता है, तो ये काम आप लोग कर सकेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, वो डिस्कस हो चुकी हैं। बाकी जो चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यूनिट 3 में जितना मैंने पढ़ाया उतना ठीक है, बाकी मैं और डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। थैंक यू क्लास।